नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुमित सर पर। मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी के व्याकरण खंड का एक विशेष प्रखंड, भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसमें अपन पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और न केवल समझेंगे, उनके प्रश्नों को भी लगा करके देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक, ये प्रखंड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्याकरण की दृष्टि से, और इसको समझना भी आपके लिए जरूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिएगा कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को अपन एक क्लास में ही ना पढ़ करके इसको 2-3 क्लासों में अपन पढ़ेंगे, 2-3 कक्षाएं इसकी पूरी पढ़ेंगे, ताकि अपन को ठीक ढंग से समझ में आ पाए, एकदम बर्डन सा अपने ऊपर ना आ जाए, क्लास भी छोटी रहे और समझ में भी सब कुछ आए। तो आज अपन भाषा, व्याकरण और लिपि के इस पूरे के पूरे प्रखंड में से केवल एक छोटा सा हिस्सा यानी कि भाषा पढ़ेंगे। भाषा होती क्या है, अपन को समझने की आवश्यकता है कि भाषा क्या है। देखिएगा, आपको भी पता है कि हम लोग यानी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है। और मनुष्य को अपने मनोभावों को अपने मन में, अपने दिमाग में जो भाव आ रहे हैं उनको प्रकट करने के लिए, दूसरे के सामने अपने विचारों को रखने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो माध्यम होता है उसे ही अपन भाषा कहते हैं। वो माध्यम चाहे श्रव्य हो, बोलने वाला हो, मौखिक हो, या फिर लिखने वाला हो, या फिर इशारों ही इशारों में जो बातें होती है यानी कि सांकेतिक भाषा भी हो सकती है। देखिएगा, आपको भी पता है और आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि बिना भाषा के मनुष्य आज इतना ज्यादा जो विकसित हो रहा है वो नहीं हो पाता। क्या भाषा के बिना हम एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रकट कर पाते? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मुझे एक भाषा की आवश्यकता है जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। क्या इस भाषा के बिना मैं आपके सामने अपने विचार रख पाता? तो हमें अपने विकास के लिए, मनुष्य को अपने विकास के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे अपन भाषा के रूप में जानते हैं। चलिए देखिए, इस क्लास में आप अगर नोट्स अपने बनाना चाहें तो साथ साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स पूरे के पूरे नोट्स फॉर्मेट में आपको यहाँ पर स्लाइड्स मिलेंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि साथ साथ में अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाते चलो, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो सके। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों और संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह संप्रेषण का सबसे सशक्त साधन है। एक डेफिनेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हो। आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा लिखो, तो आप उस प्रश्न के जवाब में ये लिख सकते हो, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों और संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो यह संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अपने मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि आधारित जो माध्यम मनुष्य द्वारा विकसित किया गया है उसे ही अपन भाषा कहते हैं। अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, किसी समाज के सामने, या तो अपन मौखिक तौर पर रखेंगे, बोल करके रखेंगे। भाई मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, मेरे दिलो दिमाग में जो भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो मैं या तो आपको बोल करके समझाऊंगा, या फिर लिख करके समझाऊंगा, या फिर इशारों में समझाऊंगा, सांकेतिक भाषा में समझाऊंगा। लेकिन तीनों ही माध्यमों के लिए मुझे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी जिसको मैं क्या कहूंगा,
भाषा कहूंगा। ठीक है, कि भाषा जो है वो कितने प्रकार की होती है, ये भी अपन को समझने की आवश्यकता है। तो भाषा अलग अलग प्रकार से अपन अपने विचारों को रखते हैं। कोई, जैसे कि मैं अभी मेरे विचार जो है आपको बोल करके और आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, ये मेरी मौखिक भाषा हो गई। आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ आ रहा है वो मेरी लिखित भाषा हो गई। और कुछ चीजों को मैं आपको इशारों में समझाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, सांकेतिक या इशारों वाली भाषा हो जाएगी। देखो, अपन बात करते हैं प्रकारों की। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन प्रकारों की। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले अपन को पता है, सबसे पहले आता है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। और ओरल लैंग्वेज में क्या होता है, जब अपन अपनी बातों को बोल करके दूसरों के सामने करें, अपने विचारों को बोल करके दूसरों को समझाएं, तो वो क्या हो जाती है, ओरल लैंग्वेज हो जाती है, मौखिक भाषा हो जाती है। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जब मानो कि आप स्कूल में हो और असेंबली का टाइम चल रहा है, अब प्रिंसिपल महोदय आ गए, प्रधानाध्यापक महोदय आ गए और अपने विचारों को आपके सामने रखना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे हिसाब से सबसे बोरिंग टाइम वही होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए, है ना। जब प्रिंसिपल सर ने बोलना शुरू किया तो वो अपने विचारों को किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपके सामने अपने ही विचारों को मौखिक भाषा के रूप में संप्रेषित कर रहे हैं। या फिर क्लास के अंदर 2 बच्चे बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई साहब, ये मास्टर तो बावड़ी बूझ है ना। एक दूसरे को समझा रहे हैं कि इस मास्टर को कुछ नहीं आता, है ना, इससे अच्छा तो पहले वाला मास्टर था। तो ये सब बातें जो चल रही हैं 2 बच्चों के बीच में, वो किस तरीके से चल रही हैं, वो चल रही हैं मौखिक भाषा के रूप में। अपने विचार जो हैं वो मौखिक भाषा के रूप में वो एक दूसरे को समझा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करें तो वो क्या हो जाता है, लिखित भाषा हो जाती है। जैसे कि पुराने जमाने में पत्र वगैरह लिखे जाते थे, आजकल तो पत्र वगैरह नहीं चलते, आजकल तो मैसेज चलते हैं, है ना। मैसेज टाइप किया, 1 सेकंड में खटाक से अगले के पास पहुंच गया, है ना। चाहे व्हाट्सएप पर भेजना हो, चाहे इंस्टाग्राम पर भेजना हो। और देखिए, भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक अपन लिपि वाला जो है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन समझिएगा, जैसे कि हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि होती है, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि होती है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, आजकल जो मैसेज टाइप वाला सिस्टम चल रहा है उसमें अपन अपनी खुद की लिपि का निर्माण कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बिकॉज को BCZ लिख दिया, और तो आपको पता ही है क्या क्या लिखते हो आप, है ना। तो यहां पर जो मैसेज लिख करके अपन भेज रहे हैं अपने विचारों को, देखिए, फोन से अपन ने सामने वाले को कॉल किया और कॉल करके अपन उस पर बात कर रहे हैं, वो अपनी है मौखिक भाषा। बात समझ आ गई? और जैसे ही अपन ने कॉल कट किया, मम्मी आ गई है, अभी कॉल कट करता है, मैसेज पर बात करते हैं। और मैसेज जब आपने टाइप करना शुरू कर दिया तो वो शुरू हो गया क्या, लिखित भाषा। क्या हो गई, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। और तीसरी बात है, तीसरा जो प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जब इशारों ही इशारों में बातें हो जाएं, है ना, इशारों ही इशारों में जब बातें हो जाएं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइन लैंग्वेज बोलेंगे, सांकेतिक भाषा अपन बोलेंगे। अब देखिएगा कि सांकेतिक भाषा जो है वो क्या चीज है। सांकेतिक भाषा में आप देखोगे कि पुलिस के जो नियम होते हैं, यातायात के ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, वो पूरे के पूरे साइन लैंग्वेज में होते हैं, सांकेतिक भाषा में होते हैं। ठीक है, आप जब भी सड़क पर निकलोगे तो वहां पर आपको अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे हुए नजर आएंगे, तो वो सब क्या है, वो है सांकेतिक भाषा। जिससे अपन को समझ में आ जाए, रेड लाइट देखते ही अपन को समझ में आ जाए कि हाँ, अभी यहां पर अपन को रुकना है। ठीक है, जहां पर हॉर्न का चिन्ह बना करके उसको काट दिया जाए, वहां पर अपन को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अभी यहां पर अपन को हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, और इसी तरीके से क्लास में भी तो
स्टूडेंट्स जो है आपस में इशारों में बातचीत करते हैं, है ना। ये तो आप लोग भी करते होंगे कि टीचर टीचर जो है वो सामने पढ़ा रहे हैं और बोलेंगे, दो दोस्त अगर आपस में बोल करके मौखिक भाषा के रूप में अगर एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, बातें करेंगे, तो टीचर को सुनाई दे जाएगा। लिख करके तो टीचर दिखाई रहा है हमको बोर्ड पर, तो हम उस भाषा में तो बात क्यों ही करें, हम करेंगे सांकेतिक भाषा में बात। तो दो दोस्त संकेतों में बातचीत कर लेते हैं और समझ जाते हैं एक दूसरे की बातों को, है ना? कि आज तो लंच में यहां नहीं रुकना है, निकल जाना है कहीं दूर, है ना। इशारों में बातचीत हो जाती है। जैसे ही बेल लगती है, दोनों एक साथ चलेंगे वॉशरूम के लिए, इशारों में बात हो जाती है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो भाषा के मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों प्रकार ही समझ में आ गए होंगे। अगर अपन आगे बात करें तो आप देख करके भी, चित्रों के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हो कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा किस तरीके से होती है। मौखिक भाषा में अपने विचारों को, अपने मनोभावों को बोल करके प्रकट किया जाता है, लिखित भाषा में लिख करके प्रकट किया जाता है, और सांकेतिक भाषा में इशारों में बात हो जाती है, संकेतों में ही बात हो जाती है। चलो नेक्स्ट अपन देखें भाषा की विशेषताएं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखो। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो क्या लिखोगे आप, है ना, नोट्स बनाते चलो भाई। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर उसको समाज में रहना है तो अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना पड़ेगा, और दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है, अपन को आवश्यकता पड़ती है भाषा की। ठीक है, तो अपन जब समाज में रहते हैं तो समाज में मेल जोल अपन को रखना पड़ता है, और मेल जोल रखने के लिए अपन को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो मेल जोल का माध्यम बन जाता है क्या, भाषा। नेक्स्ट है, यह समय के साथ बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है ना, परिवर्तनशील कैसे होती है कि बचपन में अपन ने मारवाड़ी सीखी, राजस्थानियों की बात कर रहा हूं, मान लो कोई राजस्थानी व्यक्ति है, तो बचपन में घर वालों के साथ रहते रहते अपन ने मारवाड़ी सीखी, स्कूल में जब आए तो अपन ने हिंदी सीख ली, अब अपनी खुद की लैंग्वेज अपन बढ़ा रहे हैं इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, और आगे आने वाले टाइम में अपन इंग्लिश भी बहुत ठीक ढंग से सीख लेंगे। मान लो आप आगे पढ़ाई करते हो या फिर कहीं जॉब में जाते हो तो आप इंग्लिश सीख लेते हो, तो आपकी भाषा बदलती रह रही है ना, बदल रही है ना। इसके अतिरिक्त भी एक विशेष भाषा में भी बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी पहले प्राकृत हिंदी थी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी। ठीक है, उसके बाद परिवर्धित होते होते आज जाकर के आधुनिक हिंदी ये बनी है, मानक हिंदी का रूप इसने प्राप्त किया है। ठीक है, तो हमेशा बदलती रहती है भाषा। भाषा जो है वो दूसरी लैंग्वेज से अपने जो शब्द हैं वो उठाती रहती है। जैसे हिंदी भाषा में आप देखोगे कि रेल जो शब्द है, या फिर यूं कहूं पंखा जो शब्द है ना, ये शब्द हिंदी भाषा के नहीं है, ये शब्द उसने दूसरी लैंग्वेज से उठाए हैं, दूसरी भाषाओं से उठाए हैं। तीसरी विशेषता देखी जाती है, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। अगर कोई भाषा है तो उसकी खुद की क्या होगी, एक लिपि होगी, स्क्रिप्ट होगी, उसको लिखने का तरीका होगा। जैसे कि हिंदी जो है वो एक भाषा है और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट है क्या, रोमन। बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद अगली अगर अपन बात करें तो भाषा को अपन को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैतृक संपत्ति के रूप में मिल गई, है ना, पिताजी ने बोल दिया कि बेटा ये ले मेरी भाषा तू रख ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपन को सीखना पड़ता है, हर एक भाषा को अपन को सीखना पड़ता है। शुरुआत में अपन अपनी मदर टंग सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं, उसके बाद अपन धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं की ओर रुख करते हैं, है ना, अलग अलग भाषा अपन सीखते रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को अपन को फैलाना है या फिर उसको संरक्षित करना है, उसका संरक्षण अगर अपन को करना है तो अपन को भाषा की जरूर आवश्यकता होगी। अपन बिना भाषा के भी अपने ज्ञान को सामने वाले के सामने रखेंगे कैसे, ये बताओ मेरे को। अपने पास कोई भाषा ही नहीं है, अपने पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो सामने वाले के पास अपने पास जो ज्ञान है उसको कैसे बताएंगे अपन सामने वाले को?
है ना? तो अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए अपन को भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है? चलो पर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नहीं इसी भाषा जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में अगला पड़ाव जो है वो आ जाता है बोली। देखो, इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाषा जो है एक वाइड कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, और बोली उसका ही छोटा रूप है ना? तो थोड़ा सा अपन बोली को भी समझ लेते हैं। बोली होती क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ना? होती तो भाषा ही है, लेकिन ये एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा कोई प्रचार प्रसार हो जाए। ठीक है ना? अब देखो, आप लोगों को भी पता होगा कि मारवाड़ी जो लैंग्वेज है, मारवाड़ी जो बोली है, ये इसको भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है ना? आर्टिकल या फिर यूं कहूं, संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत भाषा का दर्जा जो है वो मारवाड़ी को प्राप्त नहीं है ना? इसलिए मारवाड़ी क्या है? एक बोली है। क्या है? एक बोली है। लेकिन इसकी उपबोलियां हैं 73। ठीक है? जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। हर जगह आपको लहजा अलग मिल जाएगा मारवाड़ी का, है ना? कठे जा रहे हो, किचन जा रहे हो, कित चाल्यो, सिद्ध जा रहे हो, है? ये सब आपको एक ही भाषा के अलग अलग लहजे, अलग अलग बोलने के तरीके से जब मिलने लग जाए तो वो क्या निकल के आती है, उसको अपन बोलते हैं बोली। ठीक है? और बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है। और दूसरी चीज, आम बोलचाल में बोली जाती है। दूसरी चीज, बोली जो है उसका साहित्य नहीं होता, उसकी व्याकरण नहीं होती है। उसकी व्याकरण तो बिल्कुल नहीं होती है। साहित्य अगर हो भी तो सीमित मात्रा में होता है, थोड़ा बहुत ही उसका साहित्य अपन को मिलता है। ठीक है? सरल शब्दों में अगर अपन कहें, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। इतना सा ही सिस्टम है कि देखो, ये मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1 कोस यानी कि 3 किलोमीटर के अंदर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है ना? आप लोग भी देखते होंगे, अगर आपके घर से आपका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है तो स्कूल के पानी में और घर के पानी में आपको स्वाद का अंतर नजर आ जाएगा। ठीक है? और 4 कोस पर पानी, हर 1 कोस यानी कि 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है। और 4 कोस यानी 4 × 12, 12 किलोमीटर के बाद जो भाषा है वो लैंग्वेज आपकी बदल जाती है। आप लोग देखोगे कि आपके ही दोस्त जो आपके साथ आप ही के पास आप ही की सीट पर बैठे हैं, उनके बोलने में और आपके बोलने में भी थोड़ा बहुत अंतर आपको नजर आएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा नजर आपको आएगा कि अ, मैं कुछ शब्दों को इस तरीके से बोलता हूं जबकि वो इसी शब्द को इस तरीके से बोलता है। हो सकता है उसका लहजा थोड़ा सा चेंज आपको नजर आई। बात समझ आ रही है आपको? तो बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है? बोली की अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अभी अभी समझाया आपको, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है। मौखिक प्रधानता होती है, बोलचाल में ही होती है, साहित्य की रचनाएं कमी होती है। भाई आपको भी पता है कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मातृभाषा है, उसमें यानी कि ये देख लो कि शेखावाटी मारवाड़ी भाषा की एक उपबोली है। तो मेरे को बताइए कि शेखावाटी में आपको कितना साहित्य पढ़ने को मिलता है? बहुत कम मिलता है। ठीक है? व्याकरण का अभाव होता है, इसकी कोई व्याकरण नहीं होती। जैसे हिंदी का व्याकरण चलता है लेकिन इसकी कोई व्याकरण नहीं होती। बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता है कि भाई साहब इस तरीके से इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा और इसी नियमों के अनुसार आपको वाक्य की रचना करनी पड़ेगी, ऐसा इसमें नहीं होता है। विकसित रूप, जब कोई भाषा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाए और बहुत ज्यादा विकसित हो जाए और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, तब जाकर के वही जो बोली है वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। शुरुआत में हिंदी भी एक बोली थी। ठीक है? फिर वो धीरे धीरे आम लोगों की बोलचाल में आने लगी और एक बड़े क्षेत्र को घेरने लगी, उसका व्याकरण बना और ये सब होने के बाद उसमें साहित्य लिखा जाने लगा और इतना सब कुछ होने के बाद वो क्या बन गई? एक भाषा बन गई। ठीक है? बात समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। बोली के उदाहरण अगर अपन देखें तो मारवाड़ी, यह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर बीकानेर आदि में बोली जाती है। भोजपुरी, मारवाड़ी को आपको पता ही होगा।
देखो ओरिजिनल मारवाड़ी जो है वो जोधपुर की एक तहसील में लगभग बोली जाती है, बाकी तो उपबोलियां हैं अलग अलग, है ना, मारवाड़ी की वही बोली जाती हैं। तो एक बोली है भोजपुरी, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। काहलबा ब्रज भाषा, जो कि मथुरा आगरा के साइड में बोली जाती है ना। और इसमें प्राचीन समय में साहित्य भी लिखा गया था। और आप देखोगे कि ब्रज भाषा जो है वो वही लैंग्वेज है जिसमें श्री कृष्ण और उनकी मैया यशोदा आपस में बात करते हैं, है ना, ये वही भाषा है। कहाँ जारू है, कारू है ना, ये सब जो भाषाएं है ना, ये ब्रज भाषा बोली जाती है। बुंदेली, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और हरियाणवी का तो आपको पता ही है, हरियाणा में बोली जाती है। कित गया से, ये सब क्या है, हरियाणवी भाषा। ठीक है, ये बोली की बोलियों के अलग अलग उदाहरण हैं। यहाँ से आप एक दो एग्जाम्पल अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि भाषा जो है एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली जो है एक सीमित और स्थानीय होती है। व्याकरण जो है वो बोली में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, और भाषा में एक मानक व्याकरण होता है। साहित्य की बात करें तो बोली में साहित्य बहुत कम लिखा जाता है, और भाषा जो है वो प्रचुर मात्रा में साहित्य उसमें उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए बोली में आपको पता है मेवाती, हाड़ौती, भोजपुरी, या फिर यूं कहें ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, मारवाड़ी, जो आप लिखना चाहो। और भाषा में आपको पता ही है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हाँ, उर्दू, फ्रेंच, ये सब क्या हो जाएंगे, भाषा के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। मराठी भी है इसी के अंदर, पंजाबी भी आती है, ये सब भाषा के उदाहरण हो जाएंगे। अब अगर अपन अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा के स्वरूप की बात करें, तो हिंदी भाषा का स्वरूप बहुत व्यापक है ना। पहले इसका अपन थोड़ा सा जो संवैधानिक सिस्टम है उसको अपन समझते हैं, है ना। एक विशाल भाषाई तंत्र है जो सदियों से के विकास से निकला है। तो अपन सबसे पहले इसका संवैधानिक स्वरूप जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, वो देखते हैं कि अपने भारत के संविधान में हिंदी भाषा को कहाँ रखा गया है और क्या बोला गया है। तो राजभाषा बोला गया है किसको, संवैधानिक संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा बोला गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 343 क्लॉज 1, है ना, अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार हिंदी जो है वो भारत संघ की, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उसकी राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जितने भी राजपत्र छपेंगे, जो भी सरकारी आदेश छपेंगे, वो कौन सी भाषा में छपेंगे, मुख्य रूप से हिंदी भाषा में छपेंगे। जो भी सरकारी कामकाज होंगे कौन सी भाषा में होंगे, हिंदी भाषा में होंगे। ठीक है, इसकी आधिकारिक लिपि जो है वो देवनागरी है, आपको पता ही है। जो अपन लिपि वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से इसका गहन अध्ययन अपन करेंगे। और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्याकरण का स्वरूप की अगर बात करें तो वियोगात्मक भाषा है। ये इतना ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं, ये थोड़ा सा एनालिटिक मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसकी आपको आवश्यकता है नहीं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ कारक चिन्ह ने को के से, ये सब जो है यूज में लिए जाते हैं। ध्वन्यात्मक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो चीज बोली जाती है वही लिखी जाती है। अगर अपन कै बोलते हैं तो कै को कै ही लिखते हैं, हाँ? इंग्लिश की तरह नहीं कि सी लिखा। हाँ? देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सी लिखा, उच्चारण अपन कर रहे हैं सी, हाँ, ये उच्चारण कर रहे हैं। जबकि अगर ये मानो तो उच्चारण अगर अपन सी कर रहे हैं तो ये लिखा जाना चाहिए। सी तो ये हो गया अंग्रेजी में, सी तो ये लिखा जाना चाहिए, लेकिन उच्चारण अपन सी किसका कर रहे हैं, इसका। अब अगर CAT अपन ने लिखा है तो ये क्या होना चाहिए, CAT होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, कैट। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में अगर अपन कै बोलते हैं तो कै ही लिखते हैं। और अगर किसी शब्द को बनाते हैं, किसी शब्द का निर्माण करते हैं, मान लो कबूतर बनाया,
तो उसको कबूतर ही बोलेंगे अपन। बात समझ आ गई क्या आपको? ठीक है। तत्सम शब्द किसको बोलेंगे? संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज हिंदी में रख लिए गए हैं, जैसे कि दुग्ध हो गया, अग्नि हो गया, हाँ बोलते हैं, लिखे भी जाते हैं। और उन्हीं शब्दों को अगर अपन थोड़ा सा चेंज करते हुए, थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए, थोड़ा सा आसान बनाते हुए हिंदी में ले आए तो उनको अपन तद्भव शब्द बोल देंगे। जैसे कि आग हो गया, अग्नि से आग बन गया, दुग्ध से दूध बन गया। बात समझ आ गई? देशज शब्द, देशज शब्द को अपन ने यूं समझ सकते हैं कि अपने देश भारत देश की भाषा के कुछ शब्दों को अगर उठा करके अपन हिंदी में रखते हैं तो वो देशज शब्द आ जाएंगे। जैसे कि लोटा हो गया, जैसे कि पगड़ी हो गई। और कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, अन्य भाषाओं से उठा करके अपन हिंदी में रखते हैं, उनको अपन विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे कि स्कूल, बाजार, स्टेशन। स्कूल स्टेशन का पता है आपको, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी धड़ल्ले से प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? विदेशी शब्द हो जाएंगे। आगे की अगर अपन बात करें तो इसका क्षेत्रीय स्वरूप जो है वो बहुत बड़ा है। ये छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं फैली हुई भाषा है, ये बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है, जिसमें 5 तो उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। राजस्थानी बोली भी इसी में शामिल होती है। राजस्थानी हिंदी बोला जाता है, ठीक है ना? राजस्थानी हिंदी अलग है। जैसे कि 5 उपभाषाओं की अगर अपन बात करें तो खड़ी बोली आ जाती है पश्चिमी हिंदी में, है ना? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है, जिसको अपन मानक हिंदी बोलते हैं, है ना? मानक हिंदी जो है, मूल रूप से जो हिंदी है वही क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है। ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये 3 किस्में आती हैं पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, है ना? कैचे, कटचे, ये सब जयपुरी में बोला जाता है। ढूंढाड़ी भाषा जो होती है, छह लगा करके। उसके बाद आता है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो इन भाषाओं को समझता है उनको पता है कि फर्क होता है इनमें, हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है तीनों में ही, भोजपुरी, मगही और मैथिली में। फिर आती है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी को गिना जाता है। ठीक है। फिर अपन हिंदी के स्टैंडर्ड हिंदी की अगर बात करें, मानक स्वरूप की बात करें, तो आज अपन जो हिंदी बोलते हैं और समाचार पत्रों में जो हिंदी छपती है या फिर सरकारी कामकाज में जो हिंदी काम में ली जाती है, वो खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है। जो मूल रूप से खड़ी बोली है उसको परिष्कृत किया गया है, उसको संवारा गया है, उसको ठीक किया गया है, और वही अपना क्या बन जाता है? मानक स्वरूप बन जाता है। किसका? हिंदी का। और ये मूल रूप से बोली कहाँ जाती है? दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जो मानक हिंदी है वो। ठीक है। वैश्विक स्वरूप की बात करें तो हिंदी जो है विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। आपको विश्वास ही नहीं होगा इस चीज का, तो है ना? तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहली शायद अंग्रेजी है और दूसरी शायद चाइनीज भाषा है। उसके बाद आती है हिंदी, जिसमें फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सुरीनाम, ऐसे देशों में तो हिंदी धड़ल्ले से बोली जाती है। डिजिटल माध्यमों पे आपको पता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, है ना, हर जगह हिंदी में बातचीत हो रही है। बहुत अच्छे से हिंदी जो है वायरल भी हो रही है। तो वैश्विक स्वरूप भी बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी भाषा जो है बहुत छोटी है ना, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। थोड़ा सा समझें तो हिंदी का जो जनन है, जननी जो भाषा है जहां से हिंदी निकली है, वो संस्कृत भाषा है ना? संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। इसकी लिपि जो है देवनागरी है, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं का मतलब उर्दू जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि अपन जो हिंदी में बातें लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं। प्रकृति तो आपको बताइए, बड़ी सरल भाषा है, सुबोध भाषा है, ग्रहणशील भाषा है ना? एकदम सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है। और जिसके समझ में आ गई उसने तो ग्रहण ही कर लिया, वो तो हिंदी बोलने ही लग गया। और महत्व तो इसका आपको पता ही है कि राष्ट्र को, अपने पूरे पूरे देश को जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान है। आप कहीं भी जाकर के हिंदी में आसानी से बात कर सकते हो, किसी भी कोने में, देश के में जाकर के, और आप सामने वाले से अपने आप को जोड़ पाते हो हिंदी भाषा के माध्यम से। तो राष्ट्रीय महत्व की बात है भाई साहब, हिंदी। तो हिंदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। भाषा की व्युत्पत्ति करें, व्युत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन, ये जो भाषा शब्द है ये कहां से आया? तो ये संस्कृत की भाष जो धातु है उससे उत्पन्न होता है। मूल धातु है संस्कृत की भाष धातु। ठीक है ना? और
अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ होता है, संस्कृत में ही कहा गया है, भाषते इति भाषा, जो बोली जा सके वही क्या है? भाषा। भाषा है, ठीक है, जो बोला जाए वही भाषा है। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली वह सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब देखो, इसमें समझने वाली बात है, एक शब्द लिखा गया है, वह सार्थक ध्वनि। ध्वनि सार्थक होनी चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना, राम जाम काम दाम पोम पाम फूम, कुछ भी बोल दिया आपने, मान लो ध्वनि तो आपने निकाली है, लेकिन क्या उसका अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ उसका निकलना चाहिए। अगर वो सार्थक अर्थ है ना, तो वो क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। ठीक है, मान लो कि आपने एक क्रम में पूरा वाक्य नहीं बोला, आपने बोल दिया खाता है आम राम। अब इसका कोई एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं समझता, है ना, क्योंकि ये तो वाक्य ही एकदम बहुत ही विख्यात वाक्य है, इसलिए अपन फिर भी समझ जाते हैं कि इसका अर्थ ये हो जाएगा राम आम खाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो सीरीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? राम आम खाता है। ये क्या है भाई? है खाता राम आम, खाता है राम आम, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ, सार्थक होनी चाहिए, तब जाकर के ही वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ध्वनि तो आप किसी भी प्रकार की निकाल सकते हो, है ना, आवाज तो आप किसी भी प्रकार की निकाल सकते हो, आपको भी पता है। शाब्दिक विश्लेषण की बात करें तो भास का अर्थ होता है बोलना, इसमें आ यानी टाप प्रत्यय जुड़ा है ना, ये तो संस्कृत का हो गया, थोड़ा सा ज्यादा ही व्याकरणिक विषय हो गया। वाणी की अभिव्यक्ति या विचार प्रकट करने का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के स्वरूप को समझने के लिए इसकी इकाइयों को समझना बहुत जरूरी है। और भाषा की मुख्य रूप से 5 इकाइयां होती हैं। कितनी होती हैं? 5 इकाइयां होती हैं। देखिए, एक एक इकाई को अपन ठीक ढंग से समझते हैं। पहली इकाई है ध्वनि, यानी कि भाषा की, अच्छा इसको समझना कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ध्वनि है। अगर ध्वनि ही नहीं होगी तो भाषा किस बात की होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। देखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो मौखिक इकाई जो है वो है ध्वनि। अपन जो बोलते हैं वही सामने वाले को दिखाई दे सुनाई देता है ना। लिखना तो बाद में होता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले लिखना शुरू कर दिया और बोलना बाद में शुरू किया किसी भी भाषा को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। कोई भी भाषा पहले तो बोली गई है, उसी के बाद उसकी लिपि बनाई गई है और उसके बाद वो लिखी गई है। तो सबसे छोटी मौखिक वो इकाई है ध्वनि। उसके बाद आता है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब कै, आधा कै है मान लो, है ना, या फिर यूं कहूं कि न आ जाए, या फिर ये लो आधा मैं है। अब इसके और कितने टुकड़े करोगे भाई? हाँ, मान लो ये वर्ण है मैं, पूरा का पूरा वर्ण है मैं। अब इसके टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? ये शब्द है, मान लो कि राम, ये तो क्या है? शब्द है पूरा का पूरा, और शब्द के तो टुकड़े किए जा सकते हैं। रे, आ, धन, मैं, धन है, इसके तो टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं, धन ए किया जा सकता है मैं का, लेकिन क्या इस आधे मैं का कोई टुकड़ा किया जा सकता है क्या? यही क्या है? सबसे छोटी इकाई है, यही है वर्ण। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे पढ़ें, उदाहरण के लिए ए कै च ट त प आदि, ठीक है, ये शब्द क्या हो जाएंगे? वर्ण। ये सभी जो है वर्ण की कैटेगरी में अपन को मिलते हैं। आगे अपन बढ़े, उम्मीद है आपको यहां तक एकदम समझ में आ गया होगा। हाँ? कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली क्लास में उसका भी आपको समाधान दिया जाएगा, है ना। विशेष क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ये सब क्या है? वर्ण, ठीक है। फिर बनता है वर्ण, शब्द। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है शब्द। ठीक है, अभी देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से आप समझ लो इस चीज को ना। कुछ वर्ण आपने लिए और वर्ण आपने उठाए क म ल, इससे क्या बन गया? अर्थ निकल गया अपने पास कमल। ठीक है, शब्द बनकर के आया कमल, और कमल से एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन इन्हीं को आप सार्थक रूप से ना जोड़ करके एक अलग क्रम में अगर जोड़ दो, मान लो ये जोड़ दो आप, लकम। लकम तो चलो शब्द बन जाता है, फिर भी मकल आपने बोल दिया, मकल, ये कोई शब्द है क्या? इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? ये सार्थक है क्या? देखो सार्थक है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये सार्थक नहीं है, इसलिए इसको अपन शब्द नहीं बोल सकते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तब जाकर के वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। चलो अगली बात अगर अपन करें, तो लकम लिखें तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। देखो लकम जो है, लमक, यही तो बताया ना मैंने आपको, लमक जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बनता है पद। पद क्या होता है भाई? सार्थक शब्द बन गए, और सार्थक शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के समूह से अपन एक पद बनाएंगे, एक पूरा का पूरा पद अपन क्या बना देंगे? देखिए, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह पद बन जाता है ना। अपन ने चार शब्द उठाए और चार शब्दों को उठा करके एक वाक्य बना दिया कि कमल कीचड़ में उगता है। ठीक है, कमल अगर अकेला था तो वो क्या था? वो शब्द था, लेकिन वाक्य में उसका प्रयोग हो गया। किसमें प्रयोग हो गया? वाक्य में प्रयोग हो गया कि कमल कीचड़ में उगता है, तो वो वहां पर क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। इस वाक्य में कितने पद हैं? चार पद हैं। कमल कीचड़ में उगता है, पांच पद है भाई साहब। इस वाक्य में कितने पद हैं? पांच पद हैं। ठीक है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए और व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है, राम एक शब्द है, लेकिन राम स्कूल में जाता, स्कूल जाता है, स्कूल में जाता है, तो राम इस वाक्य में क्या बन गया? एक पद बन गया। बात करें वाक्य की, तो वाक्य का तो आपको पता ही है कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह जब बन जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे वाक्य। ठीक है, ये पूर्णतम इकाई है भाई साहब भाषा की। भारत हमारा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ये सभी क्या है? ये है वाक्य, स्टेटमेंट्स, या फिर यूं कहें सेंटेंस। वाक्य को सेंटेंस कह सकते हैं बनाना। इकाइयों का क्रम क्या होना चाहिए? देखो, आपको पूछा जाए छोटी से बड़ी इकाई के रूप में व्यवस्थित करो, या बड़ी से छोटी इकाई के रूप में व्यवस्थित करो, तो छोटी से बड़ी के रूप में आप इस तरीके से ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। सबसे पहले ध्वनि निकलती है, उसके बाद वर्ण बनता है, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद पद बनता है, और अंत में क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। ठीक है, अब आ जाती है व्याकरण, एक नया टॉपिक है ना, जिसको अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले से ही क्लास जो है अपनी वो लंबी हो चुकी है ना। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना। बात समझ में आ गई आपको? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक ढंग से हर चीज समझ में आई है ना। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे। सब चीजें पढ़ेंगे एकदम से, है ना। और जो कुछ आपको समझ में नहीं आया है, जो कुछ आपको समझ में नहीं आया है, वो कमेंट में आप लिखें जरूर से, ताकि अगली क्लास में अपन उन चीजों पर विस्तृत चर्चा कर सकें, आपको समझा सकूं मैं अच्छे से। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिली होंगी। हाँ, आपको अगर वीडियो देख करके अच्छा लगा, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और अपने उन मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो कि कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। ट्वेल्थ के लिए तो नेसेसरी है ही है, जरूरी है ही है ये टॉपिक। इसके साथ साथ कंपटीशन में भी यहाँ से सवाल आते हैं, तो
उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने विचार जो हैं वो लिखित भाषा के रूप में कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है?